विडंबना ये है कि अगले 230 वर्षों में किसी कंपनी ने मुगलों को भारत से खदेड़कर में ब्रिटिश राज की स्थापना की थी। उस विचार ने मुझे ठंडा कर दिया। कहा यह भी जाता है कि धीरे धीरे उनके बीच घनिष्ठता बढ़ती गई और वे उसी हॉल में एक साथ शराब भी पीते थे। इस घटना के बारे में सुनकर मेरी कल्पना 1615 ईस्वी के वर्ष के बाद की ओर मुड़ी, मानो वो हॉल मुझे ये कह रहा हो कि हे यात्री, मैंने सम्राट को उस विदेशी के साथ शराब पीने से रोकने की भी कोशिश की थी, जिसका व्यवहार मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, परंतु मैं असफल रहा। उन दीवारों के पीछे हंसी छुपी हुई थी शाहजहां के 2 बच्चों की, जिनका जन्म उसी हॉल में हुआ था, परंतु हंसी से ज्यादा दर्दनाक थी उनकी चीखें जब उन्हीं के सगे भाई औरंगजेब ने उन्हें सिंहासन के लिए मौत के घाट उतारा था। अजमेर किले में जाने की मेरी उत्सुकता इसलिए बढ़ गई क्योंकि इतने सालों तक ये संरचना अपनी तह में कई घटनाओं की यादों को समेटे हुए खड़ी रही जो उस समय घटित हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को पराजित करने के बाद सम्राट अकबर का शासन 1556 ईस्वी में शुरू हुआ था। उस वक्त अकबर की उम्र महज 13 साल की थी। बैरम खां की सहायता से अगले 2 साल में उसकी सेनाओं ने उत्तर भारत के बहुत से प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अजमेर 1558 ईस्वी में मुगल सल्तनत का हिस्सा बन गया और 1570 ईस्वी में वहां एक किला बनाया गया। कहा यह भी जाता है कि 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का किला जीतने के बाद अकबर ने दरगाह में दर्शन करने के लिए चित्तौड़ से अजमेर तक पैदल यात्रा की थी। उसी समय अकबर शेख सलीम चिश्ती के संपर्क में आया, जो चिश्तिया संप्रदाय के एक सूफी रहस्यवादी और मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। कहा जाता है कि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर के यहाँ 1569 ईस्वी में एक पुत्र का जन्म हुआ। शहजादा सलीम ने बाद में सम्राट जहांगीर के रूप में भारत पर शासन किया। अपने बेटे के जन्म के साथ अकबर अजमेर की दरगाह के लिए इतना आभारी हो गया कि उसने लगातार 12 वर्षों तक आगरा से अजमेर तक की यात्रा की। इस प्रकार 1570 ईस्वी में इस किले का निर्माण मुगल राजघरानों को उनके इस शहर की यात्रा के दौरान आवास प्रदान करने के लिए किया गया था। किले के अंदर जाने से पहले आपको एक टिकट लेनी पड़ती है, जिसकी कीमत 50 रुपए पर पर्सन है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी टिकट की कीमत होगी 10 रुपए पर पर्सन। यहाँ मैं शूट कर ही रहा होता हूँ कि 2 लोग मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, जिसे सुनकर मैं 7वें आसमान पर होता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ मेरे साथ पहली बार हुआ था। तो थोड़ी देर इनसे बात करके मैं बढ़ जाता हूँ किले की ओर। पहली चीज जिसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा वो था एक सभागार, जो कि किले की दीवारों से घिरा हुआ था। वो हॉल इतना सुंदर था कि मैं उसके सामने खड़ा हो गया, मानो जैसे कि मैं उसकी आकर्षक विशेषताओं द्वारा किसी जादू के अधीन था। संग्रहालय के गार्ड ने मुझे बताया कि 1576 में हुए हल्दी घाटी युद्ध की पूरी सैन्य योजना इसी हॉल में तैयार की गई थी। उसी संग्रहालय में बनी हुई थी सर थॉमस रो और जहांगीर की प्रतिमा, जिनको मोम से तैयार किया गया था, जिनको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो सचमुच मेरे सामने बैठे हुए हों। मैं जैसे उस प्रतिमा को निहार रहा था तो 1615 की एक ऐतिहासिक घटना मेरे दिमाग में आ गई। मैं उस दृश्य की कल्पना करने की कोशिश कर रहा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत सर थॉमस रो उसी जगह पर खड़े थे जहां मैं खड़ा था। मुगल सल्तनत उनके शासन के चरम पर थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने तत्कालीन रियासत में मुगल क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए अपने राजदूत भेजे थे। मैं बस वहीं खड़ा होकर सोच रहा था कि वर्तमान समय में हमारे देश में व्यापार करने के लिए विदेशी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी जा रही है। यदि भविष्य में भारतीय लोकतंत्र का विघटन होता है तो मैं एक और विदेशी
प्रभुत्व की संभावनाओं के बारे में सोचकर काम जाता हूँ। अब मैं अपने ख्यालों से बाहर निकलकर जब किले की दाईं ओर गया तो पहले 2 हॉल महत्वपूर्ण हस्तियों के चित्र प्रदर्शित करते हैं। अगले हॉल में पास ही के क्षेत्र में पाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों का संग्रह था। मुख्य रूप में मोहनजोदाड़ो के अवशेष प्रदर्शित किए गए थे। जब मैं पृथ्वीराज चौहान के युग से संबंधित शिलालेखों में से एक को देख रहा था तो मैं इतिहास में प्रशासनिक प्रथाओं के बारे में सोच रहा था। प्रत्येक सरकार को लिखित रूप में अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता होती है। आजकल ऐसी सूचनाएं डिजिटल रूप में लेकिन एक सरकारी निर्देश को पत्थर या धातु पर अंकित करके सूचित करने के लिए आवश्यक प्रयास की कल्पना करें। जब मैं और आगे बढ़ा तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की एक ग्रेनाइट की मूर्ति ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मैं वास्तव में भारतीय देवी देवताओं की जोड़ियों के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है कि हर जोड़ी भारत की किसी महान परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए विष्णु जी का विवाह धन की देवी से हुआ है। इसका अर्थ यह है कि यदि विष्णु जी को सभी के लिए प्रदान करना है तो वो धन की देवी से जुड़े हुए हैं। इसी तरह विनाश के देवता शिव शक्ति पार्वती से जुड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए कि क्या हो अगर विष्णु को पार्वती से जोड़ दिया जाए। जब बात राजा महाराजाओं की हो रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वहां पर उनके हथियार भी थे। पूरे राजस्थान में हथियारों और गोला बारूद की गैलरी आमतौर पर समृद्ध होती है। तलवारें और खंजर हजारों सालों से मुख्य हथियार थे। अपने उत्कर्ष के दिनों में उस युग के विभिन्न वैज्ञानिकों ने बेहतर और उत्तम दर्जे की तलवारें और ढालें विकसित करने में लंबा समय बिताया होगा। साथ ही गन्स का कलेक्शन भी काफी अच्छा था। मध्यकालीन भारतीय राजघराने ने इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में निर्मित तोपों का भी इस्तेमाल किया। वहां के संग्रह में बंदूकों में से एक कारतूसी बंदूक के समान थी जिसने 1857 में मंगल पांडे द्वारा बड़े पैमाने पर विद्रोह की शुरुआत की थी। या तो ये स्मूथ बॉल ब्राउन बेस था या 1853 एनफील्ड मस्केट था जिसने विद्रोह शुरू किया था। दोनों एक जैसे दिखते हैं इसलिए मैं अधिकार से नहीं कह सकता।